नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी पौराणिक घटना पर बात करेंगे जो सच में सदियों से मानव मस्तिष्क को हैरान करती आई है। मतलब क्या हो अगर हम इन प्राचीन कथाओं को सिर्फ कोई चमत्कार न मानकर उन्हें सीधा आज की आधुनिक तकनीक और विज्ञान के नजरिए से देखें। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा अद्भुत आर्मर या कहें कवच जो सिर्फ ऊपर से पहना नहीं गया था, बल्कि जो शरीर के मांस और त्वचा का ही एक पक्का हिस्सा था, बिल्कुल एक ही। चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। ये सवाल सीधे तौर पर हमारी सोचने की क्षमता को चुनौती देता है। देखिए, एक तरफ तो ये सदियों पुराने मिथक हैं और दूसरी तरफ आज की एडवांस सेलुलर टेक्नोलॉजी। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी तकनीक सच में मौजूद थी जो बाहर से नहीं बल्कि कोशिकाओं यानी बिल्कुल सेल्स के लेवल पर शरीर से गहराई से जुड़ी हुई थी। क्या उस दौर में वाकई कोई ऐसी एडवांस्ड बायो इंजीनियरिंग मौजूद थी, या फिर क्या ये एक ऐसा वेयरेबल टैग था जो हमेशा हमेशा के लिए जिस्म में ही विलीन हो गया था? भाग 1, कर्ण का कवच। अब इस तकनीक की असली गहराई को समझने के लिए सबसे पहले इस अनोखी चीज की प्रकृति को, इसके बेसिक्स को स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो कवच और कुंडल, इसका मतलब है एक ऐसा आर्मर जो जन्म से ही त्वचा का एक स्थायी हिस्सा था। ध्यान दीजिए, ये कोई आम हथियार या कोई शील्ड नहीं थी जिसे युद्ध से ठीक पहले शरीर पर बांध लिया जाए। बिल्कुल नहीं। सबसे हैरतअंगेज बात तो यह है कि इसका धारणकर्ता जन्म से ही, जी हाँ, जन्म से ही इस आर्मर के साथ पैदा हुआ था। ये त्वचा और मांस का एक अनिवार्य हिस्सा था, एक तरह से एक ऐसी धातु या पदार्थ जो सीधे शरीर के टिश्यूज के साथ जुड़ा हुआ हो। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई जीव प्राकृतिक रूप से ऐसी संरचना के साथ पैदा हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही जटिल और सोची समझी वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल थी? भाग 2, बायो इंजीनियरिंग या वेयरेबल टेक। अब सिर्फ कथाओं और मिथकों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस अभेद्य सुरक्षा प्रणाली को एक ठोस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां हमारे सामने दो एकदम स्पष्ट वैज्ञानिक दिशाएं आती हैं। पहली है प्राचीन बायो इंजीनियरिंग, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस कवच को जेनेटिक लेवल पर मॉडिफाई करके भ्रूण के साथ ही जैविक रूप से विकसित किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आधुनिक क्रिस्पर तकनीक से जीन में बदलाव किए जाते हैं, है ना? और दूसरी संभावना है सेलुलर स्तर पर वेयरेबल टेक, मतलब कोई ऐसी बेहद एडवांस मशीन जिसे किसी लैब में तैयार करके सर्जिकल तरीके से जिस्म के साथ हमेशा के लिए ग्राफ्ट कर दिया गया हो। ठीक वैसे ही जैसे आज डार्पा और दूसरी रिसर्च लैब्स ह्यूमन एनहांसमेंट और बायो हैकिंग पर दिन रात काम कर रही हैं। सच कहूं तो दोनों ही संभावनाएं अपने आप में चमत्कारी और तकनीकी रूप से बेहद बेहद उन्नत लगती हैं। भाग 3, एक्सोस्केलेटन और एनर्जी बैरियर। इस आर्मर की मूल संरचना को समझ लेने के बाद अब इसकी असल कार्यप्रणाली का, यानी ये काम कैसे करता था, इसका विश्लेषण करना भी बहुत आवश्यक है। अब जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अगर हम इन विशेषताओं को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर देखें तो कुछ बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। पहला है एक प्रोटेक्टिव एनर्जी बैरियर। तो क्या कवच सिर्फ एक ठोस धातु का आवरण था, या फिर उसके चारों ओर एक ऐसा फोर्स फील्ड था जो किसी भी हमले को दूर से ही रोक देता था? दूसरा बिंदु इसे एक बायोलॉजिकल एक्सोस्केलेटन बताता है। जैसे आजकल आधुनिक सेनाएं एक्सोस्केलेटन सूट बना रही हैं ना, वैसे ही यह शरीर के बाहर एक ऐसी लेयर थी जो जीवित कोशिकाओं से जुड़े होने के बावजूद लोहे से भी कहीं ज्यादा मजबूत थी। और इन सब का अंतिम परिणाम था तीसरा बिंदु, इसने उस समय के सभी आम हथियारों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया था। मतलब ये कोई साधारण ढाल नहीं थी, ये एक अत्यंत उन्नत डिफेंस सिस्टम था। तो सबसे अहम बात जो यहां सामने आती है वो ये है कि इस कवच की क्षमताओं ने उस दौर में सुरक्षा के मायने ही पूरी तरह से बदल दिए थे। जब हम ऐसे प्राचीन लेखों का गहराई से अध्ययन करते हैं जो एक ऐसी तकनीक का वर्णन करते हैं जो अपने दौर के सभी हथियारों को पूरी तरह विफल कर दे, तो सच मानिए प्राचीन मिथक और आधुनिक बायोमैकेनिक्स के बीच की रेखा बहुत धुंधली होने लगती है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या प्राचीन ग्रंथ सिर्फ काल्पनिक कहानियां भरें, या फिर उनमें किसी ऐसे विशाल गुमनाम तकनीकी युग का जिक्र छिपा है जिसके बारे में हमारी आधुनिक दुनिया ने अभी सिर्फ सोचना ही शुरू किया है? एक ऐसी तकनीक जो हथियारों की पूरी दुनिया को एकदम बौना साबित कर दे। क्या ऐसी कोई चमत्कारी तकनीक भविष्य में कभी दोबारा बनाई जा सकेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमें आगे की खोज के लिए बहुत प्रेरित करता है।